हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टारगेट ITI एग्ज़ाम। तो हम जो आज अब कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके MCQs होते हैं उन्हें सोल्व कर रहे हैं। तो कल हमारा पहला लेक्चर था जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे, तो उसी की सीरीज़ में आज हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम और उससे आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, और इन्हें क्वेश्चन को सोल्व करने का जो हमारा इरादा है वो क्या है, जो आपने अभी तक मेरे थियोरेटिकल लेक्चर में पढ़ा है उन कॉन्सेप्ट्स को हम अब न्यूमेरिकल के थ्रू उन्हें क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ थियोरेटिकल में समझ में ना आया हो तो आप जो है अब जितने भी ये क्वेश्चन मैं तुम्हें कराऊंगा तो यहाँ भी उनका रिवीजन होता आपका चला जाएगा। ठीक है, और जिससे आपकी समझ में और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है आज का वो क्या है, देखिए, एक 200 वाट और एक 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंपों में 200 वाट के बल्ब का प्रतिरोध होगा। केवल हमें ये बताना है कि जो ये दो हमारे बल्ब हैं, एक 200 वाट का एक 500 वाट का है, समान वोल्टेज पे चल रहे हैं, तो 200 वाट का जो बल्ब है उसका प्रतिरोध क्या होगा, है ना, उसका प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, देखो अब इसे कैसे निकालोगे एक बार सोच के देखो, है ना, इसे कैसे निकालोगे, क्या दी हुई है, पावर दी हुई है, तो इसका मतलब क्या दे रखा है इन्होंने, हमें पावर दे रखी है। ठीक है, पावर दी हुई है, तो पावर का ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस भी आए, है ना, जिसमें वोल्टेज भी आए और रेजिस्टेंस भी आए, तो कौन सा फार्मूला है भाई, V²/R, है ना, क्या है, V²/R। अब देखो जरा, जब R हमारा डिनोमिनेटर में होता है यानी कि हर में होता है ना, तो वो क्या क्या, अच्छा हमें क्या निकालना है, हमें तो रेजिस्टेंस निकालना है, ये निकालना है, तो इसे थोड़ा सा सोल्व कर लो। क्या सोल्व कर लो कि भाई R बराबर V²/P, है ना भाई, R निकाल लेंगे, इसे इधर पहुंचा दो इसकी जगह और इस P को R की जगह पहुंचा दो, पहुंचा दिया। अब देखो जरा, ये क्या दे रखी है, हमें वाट दे रखी। अब ये R के साथ पावर कौन सा रिलेशन बना रही है भाई, व्युत्क्रमानुपाती, है ना, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल बना रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसकी पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, और जिसकी पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। तो अब तुम देख लो कि भाई किसकी पावर कम है, 200 वाट कम है, 500 वाट ज्यादा है, तो इसका मतलब जिसकी पावर कम है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, जिसकी पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो यहां हमें यही बताना है कि भाई एक 200 वाट का बल्ब है, एक 500 वाट का बल्ब है, और दोनों में से भाई 200 वाट के बल्ब का प्रतिरोध जो होगा वो 500 वाट के प्रतिरोध से क्या होगा, अधिक होगा, है ना, 200 वाट के बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा, 500 वाट के बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है, एक 10 ओम का, एक 12 ओम का, एक 15 ओम का समांतर क्रम में जुड़े हैं, क्या जुड़े हैं, प्रतिरोध, है ना, रेजिस्टेंस है भाई ये, है ना, ठीक, 10 ओम, 12 ओम, 15 ओम के रेजिस्टेंस समांतर क्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज होगी यदि वे 250 वोल्ट से जुड़े हों। इसका कहने का मतलब यह है कि भाई 3 प्रतिरोध हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, कितनी वोल्टेज है, 250 वोल्ट लगी हुई है ना, तो प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज क्या होगी, क्या होगी प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज, इसका मतलब है, इसे ऐसे ऐसे कर लो थोड़ा सा, ठीक है, ये और ये लगा दी यहां वोल्टेज, है ना, एक 10 ओम का है, एक 12 ओम का है, एक 15 ओम का है ना, और कितनी वोल्टेज लगा दी, 250 वोल्ट। तो आपको बताना है कि भाई प्रत्येक रेजिस्टेंस में वोल्टेज क्या होगी, समान होगी, है ना, क्या होगी, समान होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमें पता है जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें जो है वोल्टेज की वैल्यू क्या रहती है, हर एक ब्रांच में एक समान रहती है, तो यहां भी आंसर क्या होगा, एक समान। ठीक है भाई, और क्या बढ़ती है इसमें, पैरेलल कनेक्शन में कौन सा हमारा जो यूनिट है वो बढ़ती है, मतलब कौन सी इकाई बढ़ती है, करंट बढ़ती है ना, वोल्टेज समान रहती है। और अगर मैं सीरीज की बात करूंगा तो उसमें करंट समान रहती है और वोल्टेज बढ़ जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है, सबसे कम धारा
किस में होगी, है ना, सबसे कम धारा किस में होगी। अब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं भाई तुम्हें, है ना, कितने ऑप्शन दे रखे, 4 ऑप्शन दे रखे। अब हमें ये बताना है कि इन चारों में से सबसे कम जो करंट है वो किस में प्रवाहित होगी, है ना। अब तुम्हें करंट का नेचर जानना पड़ेगा, है ना, स्वभाव उसका। अब करंट का स्वभाव क्या है कि जहां प्रतिरोध सबसे कम होगा वहां तो सबसे अधिक फ्लो करेगी, और जहां प्रतिरोध सबसे अधिक होगा वहां करंट क्या करेगी, कम प्रवाहित होगी। अब तुम ये देखो कि सबसे अधिक रेजिस्टेंस किस में हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई सबसे कम धारा किस में प्रवाहित होगी, है ना। अब तुम्हें ये देखना है धारा कम यानी कि प्रतिरोध अधिक रहा होगा। तो ये जो 4 ऑप्शन है ए बी सी और डी, इनमें से ये देख लो कि किसका रेजिस्टेंस सबसे अधिक बैठ रहा है ना। ये तो एक सिंगल रेजिस्टेंस है, इसका तो अगर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा तो वो सिंगल होगा। अब यहां आ गया पैरेलल में, अब अगर एक समान वैल्यू भी इनकी हो, एक और एक, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, है ना। इसका भी एक मान लो, सबका एक एक मान लो, माना अपनी तरफ से एक एक है भाई आइडल कंडीशन में, ठीक है। ये हो गया एक, ये हो गया, कितना हो गया भाई, ये आधा ही हो गया। अब यहां भी एक मान लो, यहां एक मान लो, यहां एक मान लो, तो इन दोनों का तो क्या हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0.5, है ना। तुम्हें बताया था ना कि अगर दो समान वैल्यू के रेजिस्टेंस है पैरेलल में कनेक्ट है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आधा हो जाएगा। और ये इसके साथ सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया इसका 1.5, ठीक। अब ये भी एक, ये भी एक, अब ये क्या है, में सीरीज में है। अब सीरीज में जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब देख लो कि भाई किसका सबसे अधिक रेजिस्टेंस आ रहा है, डी वाले का आ रहा है, तो इसका मतलब सबसे कम जो धारा होगी वो किस में होगी, डी में होगी, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब देखो, अब एक ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई इस जो हमारा परिपथ है, जो एक सर्किट दिया हुआ है ना, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। निकाल लो भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तुम्हें बताया था ना जब हमारे रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे और सीरीज में होंगे हमें क्या क्या करना है ना। तो यहाँ वही है, ये 4 ओम का और 6 ओम का कहे में है, पैरेलल में है, तो इनका आर इक्विवेलेंट 1 निकाल दो। क्या होगा, R1 गुणा R2 बटे R1 प्लस R2, ठीक है भाई। कितना हो जाएगा, 4 गुणा 6 बटे 4 प्लस 6, कितना हो गया, 6 चौक 24 बटे 10 यानी कि 2.4 ओम। अभी किसका आया, इसका आया, केवल कितना आया, 2.4 आया, ठीक। अब इसका निकाल लो, कितना है ये, 4 4 4 4। अब सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो इसका एक तुम्हें फार्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था भाई फार्मूला इसका, क्यों भाई, क्या फार्मूला बताया था मैंने तुम्हें इसका, देखो जरा क्या फार्मूला बताया था। इसका फार्मूला बताया था भाई आर इक्विवेलेंट बराबर आर अपॉन एन, है ना। आर क्या था, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो कितनी दे रखी है हमें, 4, और एन क्या था, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं, 4। तो कितना आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 1 आ गया, है ना। ये R2 है, ये इसका आ गया 1, इसका 1 आ गया, ठीक है। अब ये देखो कि भाई ये जो 4 और 6 इनका एक बना दिया हमने, कितना आया, 2.4, है ना। अब इसका आया 1, अब ये दोनों कहे में कनेक्ट है, ये सीरीज में कनेक्ट है, कैसे आ गया ये ऐसे आ गया भाई, ये आ गया, तो ये 2.4 है और ये 1 है, कहे में आ गए, ये सीरीज में आ गए। अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लोगे, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 2.4 प्लस 1 यानी कि 3.4 ओम आ गया, ठीक है। अब इनमें से कोई भी आंसर नहीं है तो ये क्या है, ये ऑप्शन हमारे गलत हो गए, यहाँ पे एक सही वाला ऑप्शन लिख दो और यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है भाई। देखो एक बार कहाँ समझ में नहीं आ रहा,
ठीक है भाई, चलो ये हो गया है ना। अभी से देखो एक बार और जो कॉन्सेप्ट समझाया है उन पे गौर करने की कोशिश करो, ठीक है भाई। तो ये हमारे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है ना। तो देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, वो ये कह रहा है कि ये हमारा एक सर्किट है जिसमें हमें बताना है कि भाई ये जो वोल्ट मीटर हमने लगाए हुए हैं, देखो 2 रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं और दोनों रेजिस्टेंस पे हमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। तो कह रहा है कि अगर 250 वोल्ट की सप्लाई से दोनों रेजिस्टेंस कनेक्ट हों तो V2 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि जो 100 ओम का रेजिस्टेंस है उस पे कितनी वोल्टेज होगी, है ना। इस पे हमें वोल्टेज निकालनी है, देखो कैसे सोल्व होगा, है ना। इसे क्या करेंगे कि वोल्टेज दे रखी हमें, रेजिस्टेंस दे रखा, अगर हम इसमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, किसकी वैल्यू निकाल लो, करंट की। और वही करंट, चूंकि ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में है, तो जो करंट हमारी इसमें फ्लो होगी पहले वाले रेजिस्टेंस में R1 में, वही करंट हमारी R2 में फ्लो होगी, है ना। और वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आएगी, V बराबर IR आएगी, आएगी नहीं आएगी। तो V तो हमारे पास है, सॉरी R तो हमारे पास है, हमें क्या निकालना, I निकाल लो। और जैसे ही I निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, V आ जाएगी, किसकी, R2 की V आ जाएगी, है ना। तो निकाल लो जरा, कैसे निकालोगे, पहले तो R निकाल लो। R क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2, कितना हो गया, 100 प्लस 100 कितना, 200 ओम, ये हो गया भाई। अब क्या निकाल लेंगे हम, V दे रखी है हमें, ये क्या निकाल लिया, R निकाल लिया। और V हमें कितनी दे रखी, 250 वोल्ट। I निकाल लेंगे, यहां से I निकाल लो। I बराबर क्या होता है भाई, बताओ जरा क्या होता है, V अपॉन R, ठीक है भाई। V की वैल्यू कितनी है, 250, और R कितना निकाला, 200, तो कितना हो गया ये, 5/4, यानी कि 1.25 एम्पियर। ठीक, अब हमें इसकी रीडिंग निकालनी है ना। तो क्या आएगा, देखो जरा, V बराबर, है ना, IR, I की वैल्यू कितनी है, 1.25, और R कितना है, 100, तो कितना हो गया ये, 125 वोल्ट। आंसर कितना आया तुम्हारा, V की वैल्यू 125 वोल्ट आ गई, ठीक है। देखो भाई, ये तो था ऑर्डिनरी मेथड, सामान्य तरीका ये है, ठीक है। इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, देखो यहां कितनी वोल्ट लगी हुई है, 250, काहे में है, ये सीरीज में है, समान वैल्यू के हैं, है ना। तो यानी कि वोल्टेज बराबर बराबर बढ़ जाएगी, अगर 250 वोल्ट है तो 125 इसमें, 125 इसमें, ठीक है भाई। इसका एक फार्मूला भी है जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोल्टेज डिवाइडेड रूल, वोल्टेज डिवाइडेड रूल। और वो कब लगता है, जब 2 रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में हो और हमें निकालना हो कि भाई पहले रेजिस्टेंस में कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है और दूसरे रेजिस्टेंस में कितनी। तो अगर हम V1 निकालेंगे तो उसका फार्मूला क्या होता है, V यानी कि टोटल V, R1 प्लस R2, और अगर V2 निकालना हो तो V अपॉन R2 बटे R1 प्लस R2। चाहे इसमें फार्मूले में वैल्यू रख के देख लेना, 125 ही आएगा, रख के देख लो। V2 बराबर, V की वैल्यू कितनी है, 250, R2 कितना है, 100, ठीक है, और ये कितना है, 100 प्लस 100, है ना, यानी कि 250 गुणा 100 बटे 200, इससे ये कटा, इससे ये कटा, कितना आया, 125 वोल्ट, ठीक है। चाहे तो ये फार्मूला याद कर लो, वोल्टेज डिवाइडेड रूल है ये, है ना। नहीं तो फिर तुम्हें ये इतना लंबा मेथड से करना पड़ेगा, और जब तुम्हें 100 क्वेश्चन करने होंगे 2 घंटे में, 3 घंटे में, तो इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन हो रही है ज्यादा, 3 बार तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, एक R इक्विवेलेंट निकालते, फिर एक I निकालते हुए, एक V निकालते हुए, और यहां तुम्हें केवल एक बार ही कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, तो इसमें जो है गलती होने के चांसेस कम है।
किसमें? वोल्टेज डिवाइडेड रूल बोलते हैं इसे। ये तब लगता है जब दो रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में हो और हमें निकालना हो कि वोल्टेज हमारी किस तरह बढ़ रही है। ठीक है भाई, ये ऐसे निकलेगा। दूसरा आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6, बराबर क्षमता के 4 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, कुल कैपेसिटेंस क्या होगा? बराबर क्षमता के 4 कैपेसिटर हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो तुम इसे ऐसे मान लो कि भाई ऐसे लगा रखे हैं कैपेसिटर। ये कितने लगा रखे हैं? 4, और इनकी वैल्यू क्या है? C मान लो कि भाई C है ना। अब हमें क्या निकालना है कि टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। अब ये किसका उल्टा होता है? ये होता है रेजिस्टेंस का उल्टा। किसका? रेजिस्टेंस का उल्टा। तो यानी कि ये कैसे निकलेंगे? जैसे रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, तो उसका फार्मूला बताया था ना तुम्हें अभी, इससे पहले हमने क्वेश्चन किया भी है, R/N है ना। R क्या था? रेजिस्टेंस की वैल्यू, N क्या था? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहां भी रख दो सेम, R की जगह C है तो C, और N कितना है? 4। तो यानी कि आंसर क्या आ गया हमारा? C/4। कौन सा आंसर हो गया? B हो गया जी, है ना। कौन सा हो गया? B। क्या? C/4। रेजिस्टेंस के जैसे ही करना होता है जब हमारे कैपेसिटर काय में हो? श्रेणी क्रम में हो। और अगर ये पैरेलल में होते तो ये जुड़ जाते, यानी कि आंसर क्या आ जाता? 4C आ जाता, यानी कि पहले वाला आंसर आ जाता। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट करो। देखो क्या है, एक कॉपर की तार का व्यास, ये जो मैं तुम्हें क्वेश्चन करा रहा हूं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर तुम ये करने सीख गए तो ये समझ लेना कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर शुरू हो गए, और तुम अब जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें यहां नहीं करा रहा हूं वो अपने आप कर दोगे, बिना देखे बिना सोल्व करे। ठीक है, तो इसलिए मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें करा रहा हूं कि जिससे कि तुम ये करने सीख जाओ, है ना। अब देखो, एक कॉपर की तार का व्यास अन्य कॉपर की तार की अपेक्षा दुगना है, तो करंट प्रवाहित करने की क्षमता कितनी होगी? करंट प्रवाहित करने की क्षमता, यानी कि ये रेजिस्टेंस पूछ रहा है। अगर रेजिस्टेंस कम होगा, है ना, तो क्या होगा? करंट अधिक प्रवाहित होगी। और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा? करंट प्रवाहित होने की जो क्षमता है वो कम होगी। अब तुम ये देखो कि भाई व्यास से किस तरह रिलेट करता है रेजिस्टेंस? किससे? व्यास से, है ना। अब तुमने वो तो पढ़ा है, क्या पढ़ा है? एरिया पढ़ा है ना। ये वाला फार्मूला तो पढ़ा है ना तुमने। कौन से वाला? R/ρL/A, है ना। R रेजिस्टेंस, ये क्या है? रजिस्टिविटी, L लंबाई और R A क्षेत्रफल, है ना। लेकिन यहां तो व्यास दे रखा, तो अब इसे थोड़ा सा सोल्व कर लो। ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, जो तुम्हारे पेपर होंगे अच्छे, है ना। जैसे DRDO की अप्रेंटिस निकली हुई है तो वहां होगा, या तुम्हारे जब कंपटीशन के एग्जाम होंगे ऑर्डिनेंस, NTPC वगैरह के, तो वहां इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। और यही क्वेश्चन होते हैं जो आपको दूसरे लड़कों से अलग करेंगे, जिनसे ये सोल्व नहीं होगा, और आप सोल्व करोगे तो वहां आपका नंबर बढ़ेगा। ठीक है, चलो देखो जरा क्या होगा। रो L तो ऐसा ही है, और A की वैल्यू क्या है? A क्या है? क्षेत्रफल यानी कि πr²। क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। R क्या है? त्रिज्या। R क्या है? त्रिज्या मतलब एक सर्किल है हमारा, इसके केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है, R। और अगर इसे इधर भी बढ़ा दोगे तो ये क्या कहलाती है? हमारी D, डायमीटर कहलाती है, व्यास जो दिया हुआ है ना। और चाहे इसकी जगह, त्रिज्या की जगह हम क्या भी रख सकते हैं? D भी रख सकते हैं, D। ठीक है, अब इन्होंने कह दिया कि एक तार है और उसका जो मतलब एक कॉपर की तार का व्यास अन्य कॉपर की तार के क्या है? दुगना है, यानी कि ये D क्या है? दुगना है। तो यानी कि वो कह रहा है कि भाई π/2D का होल स्क्वायर, यानी कि L/4πD का स्क्वायर, है ना। तो कितने गुना हो रहा है? 4, है ना। यानी कि ये कुछ इस तरह रिलेट कर गया, R/ρL/4πD, है ना। तो ये क्या हो गया? भाई ये जो हमारा ये है 4 गुना बढ़ गया नहीं? तो रेजिस्टेंस हमारा 4 गुना क्या हो गया? कम हो गया नहीं भाई? ये 4 गुना बढ़ गया। क्या बढ़ गया? 4 गुना क्या बढ़ गया? एरिया।
एरिया बढ़ गया 4 गुना, तो एरिया जब 4 गुना बढ़ेगा तो यहाँ देखो जरा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो कितने गुना एरिया बढ़ गया? 4 गुना एरिया बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस कितने गुना कम हो जाएगा? 4 गुना कम हो जाएगा। ये आ गया जी सी आंसर। ठीक है भाई, अब ये कैसे कह रहा देखो एक बार और समझो, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आर बराबर रो एल अपॉन ए, तुम्हें पता है ए क्या है? क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल को हम क्या लिखते हैं? पाई आर स्क्वायर। आर यानी कि त्रिज्या, इसे डी भी लिख सकते हैं, रेडियस सॉरी डायमीटर, है ना, ये यहाँ पे ये आर। ठीक, अब उसने कहा कि भाई इसका जो व्यास है वो दुगना है, तो यहां दुगना कर दिया। जब इसका 2 का स्क्वायर करा तो 4 आ गया, नहीं आ गया? तो यानी कि ये है जो ये वाला, ये तो पहले वाला ये आर बन गया ना, जैसे तुम्हें पहले करना सिखाया था, है ना। तो ये क्या आ गया? अब नया आर जो आ गया, आर बटे 4, ये पहले वाला है आर, है ना, ये वाला। ठीक है, तो 4 गुना कम हो गया, नहीं हो गया? है ना, यानी कि तुम्हें ये भी पता है कि जिसका यहां से देखो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, है ना। जब यहां हमने उसका व्यास डबल कर दिया तो यानी कि एरिया कितने गुना कर दिया? 4 गुना एरिया कर दिया। कैसे? ऐसे। ठीक है, जब उसका एरिया 4 गुना हो गया तो उसका रेजिस्टेंस भी 4 गुना कम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमें पता है कि रेजिस्टेंस हमारा एरिया के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर नहीं तुम्हें समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, मेरी वीडियो देखना जिसमें मैंने रेजिस्टेंस समझाया हुआ है, वहां से ये तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर तब भी नहीं समझ में आएगा तो वीडियो के नीचे कमेंट डालना, और फिर ये मैं तुम्हें एक अलग से समझाऊंगा। अगर इसे भी यहीं समझाऊंगा तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखो क्या है। आवेशित परमाणु कहलाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आवेशित परमाणु क्या कहलाता है? आयन, है ना, क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। जिसके ऊपर कोई प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो वो क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम लागू नहीं होता है। ओम का नियम किस पे लागू नहीं होता है ना? ओम का नियम किस पे लागू नहीं होता है भाई? देखो, एसी सर्किट पे लागू होता है, डीसी सर्किट पे भी लागू होता है ना। सभी पे लागू नहीं होता, ये तो गलती है। किस पे लागू नहीं होता ओम का नियम? सेमीकंडक्टर पे। किस पे नहीं लागू होता भाई? सेमीकंडक्टर पे लागू नहीं होता। ठीक है, किस पे लागू नहीं होता? सेमीकंडक्टर पे। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से। तो स्टूडेंट नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हमारे जो हैं वो इस तरह हैं। अब देखो जरा 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ये तुम्हें तब पढ़ाया था जब मैंने तुम्हें करंट पढ़ाई थी कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? निगेटिव आवेश होता है ना। कौन सा आवेश होता है? निगेटिव आवेश होता है। ठीक, अच्छा, उदासीन कौन होता है और पॉजिटिव कौन होता है? ये तुम्हें कमेंट में बताना है कि किस पे उदासीन चार्ज होता है और किस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, किस पे उदासीन और पॉजिटिव कौन कौन से हमारे कण होते हैं। ठीक है, 3 कण होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बताना है, इलेक्ट्रॉन पे बता दिया मैंने निगेटिव होता है। अब इन ये 2 बताने हैं, उदासीन कौन होता है, पॉजिटिव कौन होता है। ठीक है, अब बताओ एम्पियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? कौन सा? एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? बताओ जरा, किसका मात्रक है एम्पियर सेकंड? है ना, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? किसका मात्रक है? देखो जरा, आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है Q अपॉन T, है ना। आई का मात्रक क्या है? एम्पियर। टी क्या है? सेकंड। तो हमें इसे ऐसे लिख सकते हैं, नहीं, आई गुना टी, है ना, क्यू को, और क्यू क्या है? आवेश है, और आई का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, और टी यानी कि सेकंड, है ना। तो एम्पियर सेकंड किसका मात्रक हो गया? इसका, आवेश का। किसका? आवेश का मात्रक है ना। तो पहला आंसर हमारा सही है, पहला ऑप्शन नंबर ए सही है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है भाई? ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ठीक है, ये भी याद रखने हैं। नेक्स्ट देखो, एक 100 वाट 200 वोल्ट के बल्ब का प्रतिरोध होगा, है ना। एक बल्ब है हमारा 100 वाट का,
और 200 वोल्ट उस पर लगा हुआ है ना, उसका प्रतिरोध निकालना है कितना होगा। तो देखो जरा क्या होगा इसका फार्मूला, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, और हमें क्या निकालना है, R निकालना है ये। तो जैसे इससे पहले हमने किया था ना, इसे P की जगह पहुंचा दो, P को इसकी जगह पहुंचा दो, है ना। तो क्या हो जाएगा, R बराबर V स्क्वायर अपॉन P, इसमें वैल्यू रख दो। V की कितनी वैल्यू है, 200 है, उसका स्क्वायर करो बटे 100 करो, ठीक है। तो 200 गुणा 200, क्योंकि स्क्वायर है, बटे 100। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, तो 200 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 ओम। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है भाई। नेक्स्ट करो कि घरों में लाइट पंखे लगे होते हैं, कौन से कनेक्शन में लगे होते हैं घरों में लाइट पंखे, सबको पता है पैरेलल में लगे होते हैं, है ना। काहे में, पैरेलल में, ठीक है। सीरीज में तो नहीं लगे होते, कोई तो नहीं सोच रहा कि भाई सीरीज में लगे हो, सीरीज में नहीं लगे होते। कौन से कनेक्शन में लगे होते हैं, पैरेलल में, जिससे कि जो भी हमारे अप्लायंसेज हैं सबके पास वोल्टेज क्या रहे, एक समान रहे। इसी का एक हमने क्वेश्चन किया था ना इससे पहले, जब हमारे पैरेलल में थे, कि हमने पूछा था भाई वोल्टेज क्या होगी, तो वो यहीं से आएगा, ठीक है भाई। अब ये देखो, एक ये है हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम, है ना, किरचॉफ का प्रथम नियम है। अब किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। इसी नियम का यूज करके हमें क्या निकालना है, इस आई की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू, ठीक है। अब मैंने जब तुम्हें किरचॉफ का नियम पढ़ाया था तो ये पढ़ाया था कि भाई जो करंट अंदर आ रही है उसे तो ले लो पॉजिटिव, और जो बाहर निकल रही है उसे ले लो निगेटिव, ठीक है। तो जो अंदर आ रही है इसे पहले मान लो, नोटेशन कर लो, I1 I2, ये I3, और ये हमें निकालनी है I, ठीक है। तो I अंदर जा रही है पॉजिटिव, है ना, यानी कि I1, ये भी अंदर आ रही है प्लस I2, ये बाहर जा रही है, वो भी बाहर जा रही है, माइनस I और माइनस के I3 बराबर 0। वैल्यू रख दो, I1 की वैल्यू कितनी है 9, I2 की वैल्यू कितनी है 6, ये तो हमें निकालनी है I3 की वैल्यू कितनी है माइनस के 3 बराबर 0, है ना। अब ये कितना हो गया, 9 और 6 15, कितना हो गया भाई, 9 और 6 15 हो गया, माइनस के I माइनस के 3 बराबर 0, ये 3 घटा दो इसमें से, कितना आ गया 12 आ गया, है ना। और माइनस के I बराबर 0, इस I को इधर ले जाओ तो I बराबर कितना आ गया 12 एम्पियर आ गया, ठीक है। देखो है आंसर 12, ये रहा चौथा, ठीक है। तो हमने क्या करा कि भाई सभी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का ये बीजगणितीय योग क्या है, शून्य है। जो अंदर आ रही है धाराएं वो पॉजिटिव ले ली, जो बाहर निकल रही है वो निगेटिव ले ली, और सबको रख के क्या कर दिया 0 के बराबर, है ना। जोड़ने वाली जोड़ दी, घटाने वाली घटा दी, I बराबर कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट करो, परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है, यानी कोई परिपथ है उसका उस गुण का नाम बताना है जो विद्युत ऊर्जा को काहे में चेंज करता है, हीट में चेंज करता है ना। और वो किसका गुण है, प्रतिरोध, है ना। परिपथ का प्रतिरोध वह गुण होता है जो उसमें बहने वाली विद्युत धारा को या विद्युत ऊर्जा को काहे में चेंज करता है, ताप में चेंज करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन, और ये जो 15 क्वेश्चन कराए हैं, अगर तुम इनकी एक्सप्लेनेशन देखोगे तो कम से कम 30 क्वेश्चन तुमने, 30 से ज्यादा ही क्वेश्चन किए हैं, और कम से कम 6 से ज्यादा तुमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करते रहना और लेक्चर को पूरा देखने की कोशिश किया करो, ठीक है। और मेरे साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। थैंक यू।